पार्ट 23 आवाज़ लुबाबा हैदर पेशकश पीरे कारवां। मैं जानकी के पैर को टटोल कर देखने लगा। मार्शल आर्ट की तरबियत के दौरान में मेरे साथ भी इस किस्म की छोटी छोटी बातें होती रहती थीं। मेरे दूसरे साथियों के साथ भी यही कुछ होता रहा था और मैंने ये सीख लिया था कि उखड़े हुए जोड़ किस तरह बिठाए जाते हैं। टखने के आसपास हल्का सा दबाव डालने से जानकी करहाने लगी। मैंने उसके करहाने की परवाह किए बगैर टखने के आसपास पैर को टटोला और फिर हल्का सा झटका दिया। कड़क की हल्की सी आवाज के साथ ही जानकी के मुंह से चीख निकल गई, मगर मैंने उसका पैर नहीं छोड़ा। बोरी राम भी शायद ऐसी चीजों से वाकिफ था। वो लपक कर किचन से सरसों के तेल की बोतल उठा लाया और खुद ही जानकी के पैर पर मालिश करने लगा। फिर उसने चादर का एक लंबा टुकड़ा फाड़कर जानकी के पैर पर पट्टी बांध दी। थाई और मायपांग सामने वाले तख्त पर बैठ गई थी। थाई ने उसे अपनी आगोश में औंधा लिटा रखा था और आहिस्ता आहिस्ता उसका कंधा थपथपा रही थी। तुमने उसे छोड़कर अच्छा नहीं किया, उसे तो बांधकर पुलिस के हवाले कर देना चाहिए था। बोरी राम थाई और मेरी तरफ देखते हुए बोला, ये दुरुस्त है कि वो हर कानूनी तरीके से सरहद पार करके आया था। हम उसे कानून के हवाले कर देते तो उसे सजा भी हो सकती थी, मगर शायद तुमने तस्वीर के दूसरे रुख पर गौर नहीं किया। दूसरा रुख? क्या मतलब? तस्वीर का दूसरा रुख इससे भी ज्यादा खौफनाक है। तुम्हारी बीवी के हाथों कत्ल हो चुका है। अगर हम तानमीना को ले जाकर पुलिस के हवाले कर देते तो वो अपने आदमी की हलाकत का रोना रोता और इस तरह मायपांग भी कानून की गिरफ्त में आ जाती और तुम भी इस चक्कर में फंस जाते। लेकिन वो कानून का मुजरिम था, गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया था। बिलाशुबा वो मुजरिम था, मगर सजा देने का हक सिर्फ अदालत को है। किसी और को कानून हाथ में लेने और अपने तौर पर फैसला करने की इजाजत नहीं है। बात बोरी राम की समझ में आ गई। उसने मायपांग के साथ ज्यादती करने की कोशिश की थी, उसकी तौहीन की थी। माय ने उसे सजा दे दी, अगरचे उसने ये कदम निहायत इश्तियाल में उठाया था। ऐसी सूरत में उसके साथ कुछ कानूनी रियायत हो सकती है, लेकिन सजा से बहरहाल फिर भी नहीं बच सकती। और तुम जानते हो, जब कोई कानून के चक्कर में फंसता है तो उसे किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है। तुम दोनों को इन मसाइब से बचाने के लिए हमने तानमीना को जाने दिया था। अगर वो वापस जाने के बजाय अपने आदमी के कत्ल की इत्तला देने पुलिस के पास चला गया तो वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। थाई ने कहा, वो गैर कानूनी तौर पर सरहद पार करके आया है। अपने मुल्क में वो कितना ही बारसोख सही, यहाँ उसकी हैसियत एक मुजरिम की होगी। पुलिस कत्ल के बारे में कोई कार्रवाई करने से पहले उसे सलाखों के पीछे बंद कर देगी। नहीं बोरी राम, वो ऐसी हिमाकत नहीं करेगा। उसने तो अपनी जान बच जाने पर शुक्र अदा किया होगा और मुझे यकीन है कि वो कहीं रुके बगैर चलता हुआ अब तक दरिया पर पहुंच चुका होगा। बाहर जो लाश पड़ी है उसका क्या करना है? जानकी ने हमारी बातों में मदाखलत करते हुए कहा। अब वो अपने आप को कदरे पुरसुकून महसूस कर रही थी। जाहिर है उसे इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। उसे मकान से कहीं दूर ले जाकर दफन करना पड़ेगा ताकि बाद में भी उसका सुराग ना लगाया जा सके, मैंने कहा। थोड़ी देर बाद मैं और बोरी राम बाहर आ गए। बोरी राम 2 फावड़े भी ले आया था। वो लंगड़ा कर चल रहा था। मकान के पीछे काफी दूर जाकर एक मुनासिब जगह पर हम गड्ढा खोदने लगे। जमीन नरम थी, इसलिए 5-6 फुट गड्ढा खोदने में ज्यादा दुश्वारी पेश नहीं आई। गड्ढा खोदने के बाद मैं लाश को घसीटता हुआ वहां तक ले आया। तोराना की लाश दफन करने के बाद हमने वापस आकर उस जगह की मिट्टी खोदकर बराबर कर दी जहां तोराना कत्ल हुआ था और उसका खून फैला हुआ था। मुंह हाथ धोने के लिए हमें एक बार फिर मकान के पिछली तरफ नदी पर जाना पड़ा। हम वापस आए तो थाई उठकर किचन में चली गई और थोड़ी देर बाद चाय बनाकर ले आई। चाय पीने के दौरान हम प्रोग्राम भी बनाते रहे। अब बोरी राम और मायपांग भी हमारे साथ जाने को तैयार थे। माय बुरी तरह खौफजदा थी। उसने तो कह दिया था कि अब वो कई रोज तक यहाँ वापस नहीं आएगी। बोरी राम को जख्म के इलाज की जरूरत थी और जाहिर है वो यहाँ अपना इलाज नहीं कर सकता था। चाय पीने के बाद मैं और बोरी राम बाहर आ गए। खच्चर गाड़ी तैयार करने में मैं भी उसकी मदद करने लगा और फिर वो लोग गांव से जो चीजें लाए थे वो भी गाड़ी में डाल दी गई। थाई और माय खुद ही गाड़ी पर सवार हो गई। अलबत्ता जानकी को मुझे उठाकर लाना पड़ा। माय ने अक्लमंदी ये की कि जब दोबारा वो थांगसांग गई थी तो वापसी पर एक ताला भी ले आई थी और उस वक्त दरवाजे पर वही ताला लगा दिया गया। मैं बोरी राम के साथ अगले हिस्से में बैठ गया। लगाम बोरी राम के हाथ में थी। सर्दी की वजह से अब उसके जख्म में हल्की हल्की तकलीफ भी शुरू हो गई थी। थांगसांग खासा बड़ा कस्बा था। उस वक्त रात के 10 बज चुके थे, लेकिन कस्बे में अभी तक रौनक थी। बोरी राम गाड़ी को कस्बे के बैरूनी इलाके में मुख्तलिफ कुशादा सड़कों पर मुड़ता हुआ एक मकान के बहुत बड़े फाटक के सामने रुक गया। उसने नीचे उतरकर आहनी चादर वाले गेट को जोर जोर से खटखटाया और दोबारा गाड़ी पर बैठ गया। चंद मिनट बाद गेट खुल गया। बोरी राम गाड़ी को अंदर ले गया। गेट के अंदर बहुत वसीअरीज कंपाउंड था।
सामने कमरे थे जहां रोशनी हो रही थी। बोरी राम ने खच्चर गाड़ी की तरफ रोकी। इस दौरान में गेट खोलने वाला भी वहां पहुंच गया। वो रोशनी में आया तो पता चला कि वो एक अधेड़ उम्र औरत थी। माए पांग गाड़ी रुकते छलांग लगाकर नीचे उतर गई और उस औरत से लिपट गई। वो औरत माए की माँ थी। ये बात रास्ते में ही तय हो गई थी कि बोरी राम के घर वालों को या किसी और को असली बात नहीं बताई जाएगी। अलबत्ता ये बताया जाएगा कि फार्म पर काम के दौरान में बोरी राम को चोट लग गई, जिसकी वजह से उन दोनों को वापस आना पड़ा और हम चियांगखोन से चियांगसाइन की तरफ जा रहे थे कि रास्ता भटक कर उनके फार्म की तरफ आ निकले और ये दोनों हमें साथ ले आए। बोरी राम की कोई औलाद नहीं थी, उसका कोई बहन भाई भी नहीं था। माए की माँ और उसकी बड़ी बहन उस मकान में रहती थी। बोरी राम ने गाड़ी पर बैठे बैठे अपनी सास को एक मनगढ़ंत कहानी सुना दी। मैंने नीचे उतरकर उसे गाड़ी से उतरने में मदद दी। बोरी राम ने अपनी सास को यह भी बता दिया था कि मेरी एक साथी के पैर पर भी चोट लगी है और वो चल नहीं सकती। बोरी की सास ने कमरों के सामने खड़ी हुई अपनी दूसरी बेटी से ऊंची आवाज में कुछ कहा और फिर मुझे बताया कि मैं जानकी को वहां ले जाऊं। मैं जानकी को सहारा देकर चलाने लगा। माए पांग अपने शौहर को सहारा देकर मदद करने लगी। थाई हमारे साथ साथ चल रही थी। बोरी राम की सास खच्चर को गाड़ी से खोलने लगी। मैं जानकी को लेकर उस कमरे में दाखिल हुआ जिसके दरवाजे पर खड़ी हुई माए पांग की बहन ने इशारा किया था। वो भी मेरे साथ अंदर दाखिल हुई। मैंने जानकी को बेड पर बिठाया और माए की बहन की तरफ देखने लगा। उसका चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लगा, लेकिन ये याद नहीं आ रहा था कि कब और कहाँ देखा था। चंद सेकंड बाद जैसे ही थाई कमरे में दाखिल हुई, माए की बहन को देखकर वो उछल पड़ी। अरे अनाजक तुम? और अनाजक भी अरे थाई कहते हुए उससे लिपट गई। यह अजीब इत्तेफाक था कि दरियाई सरहद पार करने के बाद हम पनाह लेने के लिए बोरी राम के फार्म हाउस में ठहरे थे। उन दोनों मियां बीवी ने हमारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया था, बल्कि हमारी वजह से अपनी जानें भी खतरे में डाल दी थी। और यहाँ बोरी राम की साली अनाजक थाई की शनासा निकली थी। और फिर यह इंकशाफ भी मेरे लिए दिलचस्प साबित हुआ कि जिस जमाने में थाई बैंकॉक में मसाज पार्लर चलाया करती थी, अनाजक भी उसके पास काम करती थी। अनाजक के एक मसाज पार्लर की ब्रांच की इंचार्ज थी। और फिर मुझे याद आया कि मैंने अनाजक को कहाँ देखा था। दरअसल मैंने अनाजक को नहीं, बल्कि थाई के बंगले में मौजूद एक एल्बम में उसकी तस्वीर देखी थी। मेरी वजह से जब थाई पर दारा और टाइगर का कहर नाजल होना शुरू हुआ तो उसका सारा बिजनेस चौपट होकर रह गया था। उसने अपना वो मसाज पार्लर अनाजक को देने की पेशकश की, लेकिन वो उसे नहीं चला पाई और छोड़कर चली गई थी। माए पांग और बोरी राम भी उसी कमरे में आ गए और जब अनाजक ने उन्हें थाई के बारे में बताया तो बोरी राम की आंखों में चमक से उभर आई। अनाजक की बातों ने उस कहानी की तस्दीक कर दी थी जो हम अपने बारे में पहले ही बोरी को सुना चुके थे। माए की माँ कमरे में आकर देर तक बोरी राम से सवाल जवाब करती रही। बोरी राम ने उसे बताया कि काम करते हुए लोहे के नोकदार सरिया उसकी टांग के गोश्त को चीरता हुआ निकल गया था। अनाजक, तुम इन लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त करो, मैं डॉक्टर को लेकर आती हूँ। इसके जख्म की ड्रेसिंग बहुत जरूरी है, इन्फेक्शन होगा तो जख्म बिगड़ जाएगा। और माए, तुम भी बोरी को दूसरे कमरे में ले चलो। माँ ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। माए पांग की माँ चली गई। माए भी बोरी राम को दूसरे कमरे में ले गई और अनाजक भी खाने का बंदोबस्त करने के लिए कमरे से निकल गई। हमें बोरी राम और माए पांग की वजह से कुछ हौसला तो था ही, अनाजक की वजह से मजीद इत्मीनान हो गया। जानकी की वजह से हमें तकरीबन एक हफ्ता वहां रहना पड़ा। इस दौरान में एक मखसूस तेल से जानकी के पैर की मालिश होती रही, जिससे उसे काफी फायदा हुआ और वो आहिस्ता आहिस्ता चलने लगी। उस एक हफ्ते के दौरान हमने बहुत सी बातें हुई थी। अनाजक थाई के बारे में बहुत कुछ जानती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। वो थाई से पेश आमदा हालात के बारे में पूछती रही। हमारी बातों में अक्सर सरदार थालोब का भी जिक्र आता। अनाजक अक्सर चियांगसाइन जाती रहती थी। उसने बताया कि 3-4 महीने पहले थालोब के तबाहशुदा मकान की जगह नया मकान तामीर हो चुका है। मजीद 2 दिन गुजरने के बाद बिलाखिर हमने चियांगसाइन जाने का फैसला किया। अनाजक भी हमारे साथ जाने को तैयार हो गई। अनाजक माए से 3 साल बड़ी थी। उसके दूसरे बहन भाई अलग मकान में रहते थे। उस रोज हम बोरी राम और माए पांग से रुखसत होकर शाम की आखिरी बस से चियांगसाइन के लिए रवाना हो गए। उस वक्त दिन की रोशनी थी, लेकिन पहाड़ों में रास्ता नहायत दुश्वार गुजार होने की वजह से बस की रफ्तार बहुत कम थी। 12 मील का फासला तकरीबन 1 घंटे में तय हुआ। चियांगसाइन पहुंचे तो 8 बज रहे थे। मैं 1 साल बाद इस शहर में आया था। होटलों और नाइट क्लबों के नियॉन साइन जगमगा रहे थे। जिस जगह हम बस से उतरे वहां से सरदार थालोब के बंगले का फासला तकरीबन 1 मील के लगभग था और हमने ये फासला पैदल ही तय करने का फैसला किया था। 1 साल पहले जब हम यहाँ थे तो सूरत हाल मुख्तलिफ थी। उस वक्त हमारे चारों तरफ दुश्मन फैले हुए थे। हमें कदम कदम पर मोहतात रहना पड़ता था, लेकिन आज सूरत हाल मुख्तलिफ थी।
इस वक्त हम आज़ादी से टहलते हुए चल रहे थे। हालांकि मैं जानता था कि इस शहर में अब भी मेरे बहुत से दुश्मन मौजूद थे और बोरीराम ने मुझे खबरदार भी किया था। हम चारों बातें करते टहलते हुए चल रहे थे कि अचानक सामने से आने वाली तेज रफ्तार टर्बो जीप हमारे करीब से गुजर गई, लेकिन ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज सुनकर मैंने पीछे मुड़कर देखा। तकरीबन 50 गज दूर वो जीप रुकी थी और फिर यू टर्न लेकर वापस आने लगी थी। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने थाई वगैरह को किसी मुमकिन खतरे से आगाह किया और जेब से वो पिस्तौल निकाल लिया जो चंद रोज पहले तक तानमेना की मिल्कियत था। उस पिस्तौल में ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 गोलियां होंगी, मगर हंगामी सूरत हाल में ये भी कारआमद साबित हो सकती थी। जीप हमारे करीब से गुजरकर ब्रेकों की तेज चरचराहट की आवाज के साथ हमसे चंद गज आगे रुक गई। मैं किसी भी सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए तैयार था। जीप का ड्राइविंग साइड का दरवाजा खुला और एक दराज कामत आदमी उतरकर हमारी तरफ लपका। मैं उस शख्स को देखकर चौंक पड़ा। वो सरदार थालोब था। सरदार थालोब गर्मजोशी से मेरी तरफ आया और मुझसे इस तरह मिला जैसे बरसों से बिछड़ा हुआ सगा भाई मिल रहा हो। वो बार बार मेरा मुंह चूम रहा था, गले लगाकर भींच रहा था। थाई और जानकी से भी वो उसी गर्मजोशी से मिला, अलबत्ता नाजक से उसने हाथ मिलाने पर ही इक्तफा किया। हम कुछ देर तक वहीं खड़े बातें करते रहे, फिर थालोब के साथ उसकी टर्बो जीप में बैठ गए। पजेरो की तरह ये भी जीप बहुत शानदार थी। थाई वगैरह पिछली सीटों पर बैठी थी और मैं आगे पैसेंजर सीट पर था। थालोब इस वक्त किसी काम से मायसेन की तरफ जा रहा था, लेकिन हमसे मुलाकात के बाद उसने इरादा बदल दिया और जीप का रुख अपने बंगले की तरफ मोड़ दिया। जीप जैसे ही गेट में दाखिल हुई, मुझे लूमा नजर आया। उसके साथ 2 कबायली और भी थे। वो तीनों इमारत के वसी बरामदे में कुर्सियों पर बैठे थे, लेकिन जीप को गेट में दाखिल होते देखकर खड़े हो गए थे। मुझे और थाई वगैरह को जीप से उतरते देखकर लूमा पहले तो हैरत से हमें देखता रहा, फिर कुछ झिझका और दौड़कर मुझसे लिपट गया। उसने भी थालोब की तरह ही गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। देख लो, सबको तुमसे कितनी मोहब्बत है। तुम लोगों के लिए सब मुतफक्किर थे। अब देखो लूमा का चेहरा कैसे खिल उठा है। सरदार थालोब ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, हमारे दिलों से भी किसी की मोहब्बत कम नहीं हुई। हम भी हर लम्हा तुम सबको याद करते रहे, बल्कि मैंने तो मरने से पहले भी तुम सबको याद किया था। मेरे बजाय थाई ने जवाब दिया, मरने से पहले? क्या मतलब? तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम मर चुकी हो और इस वक्त हमारे सामने तुम्हारी रूह खड़ी है? यही समझ लो थालोब, ये थाई का दूसरा जन्म है। मैं समझा नहीं वजदान। लंबा किस्सा है, इत्मीनान से बताऊंगा। चलो अंदर चलो, इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। और लूमा, तुम्हारे मेहमान आए हैं, इनकी कोई खातिर नहीं करोगे? क्यों नहीं सरदार, पहले मैंने कॉफी पिलाऊंगा और फिर इनके लिए थाई सूप पर खाना तैयार करूंगा। हम सब थालोब के साथ अंदर आ गए और पहले घूमकर मकान को देखने लगे। मकान पहले से बड़े रकबे पर तामीर किया गया था। कमरों की तादाद भी ज्यादा थी और वो पहले से ज्यादा कुशादा भी था। ऊपर जाने के लिए गोल जीना था। ऊपरी मंजिल पर भी 5 कमरे थे। हम घूम फिर कर नीचे नशिस्तगाह में आ गए। तमाम कमरे बहुत शानदार और फर्नीचर से आरास्ता थे, बहुत जबरदस्त। लेकिन एक चीज की कमी बड़ी शिद्दत से महसूस हो रही है। जानकी ने इधर उधर देखते हुए कहा, तुम जिस चीज की कमी महसूस कर रही हो वो इस वक्त चियांग राय में है। थालोब ने मुस्कुराते हुए कहा। थालोब के उस जवाब पर जानकी ने बड़ा जानदार किस्म का कहकहा लगाया। पहले तो मैं समझ नहीं सका, लेकिन फिर बात समझ में आ गई। जानकी ने रंगोली की कमी का जिक्र किया था। रंगोली चियांग राय में क्या कर रही है? उसे तो यहाँ होना चाहिए था। मैंने थालोब की तरफ देखते हुए कहा, उसे रक्स से इश्क है। यहाँ इस छोटे से शहर में से मौका नहीं मिलता। यहाँ उसके फन की दाद देने वाला भी कोई नहीं है। फनकारों को दाद की तलब होती है और दाद वहीं मिलती है जहाँ कदरदान हो, और कदरदान चियांग राय और बैंकॉक जैसे बड़े शहरों में ही होते हैं। मैं उसके शौक की राह में मज़ाहमत नहीं करना चाहता था, इसलिए उसे खुली छूट दे रखी है। जानकी ने उसका जुमला मुकम्मल किया। छूट? मैं पाबंदी लगाने वाला कौन होता हूँ उस पर? मेरा ख्याल था कि तुम दोनों के बीच में जो हिजाब है उसे अब खत्म हो जाना चाहिए। हिजाब? उसी वक्त लूमा कॉफी लेकर आ गया। दूर से मैंने उसकी गुनगुनाहट की आवाज सुनी, लेकिन करीब आकर उसने गुनगुनाना बंद कर दिया। कॉफी आने के बाद गुफ्तगू का मौजू बदल गया। थाई ने अनाजक का तारुफ कराया जो अब तक खामोश बैठी थी, और उसके साथ ही बोरीराम और मायपांग का जिक्र भी आया, और उनके साथ ही तानमिना का तस्करा भी जरूरी हो गया। तानमिना? वो हरामी यहाँ कैसे आ गया? थालोब के लहजे में हैरत थी। वो थाई के पीछे आया था, मैंने कहा, और फिर मैं उसे थाई के बारे में तफसील से बताने लगा। मैं तानमिना को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत हरामी आदमी है।
ये थाई की खुशकिस्मती है कि वो उसके जंगल से बची रही। मैं आज ही सरहदी चौकी के कमांडर को फोन करके उसके बारे में बता देता हूँ। अगर तानमेना थाई सरहद में मौजूद हुआ तो उसे पकड़कर सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। और तुम लोग? वो अनाजक की तरफ देखने लगा। बोरीराम और माएपांग को उससे डरने की जरूरत नहीं है। माएपांग के हाथों अगर किसी का कत्ल हुआ है तो उसमें माए के इरादे का कोई दखल नहीं था। उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए इश्तियाल में गोली चलाई थी और उसकी जिम्मेदारी भी तानमेना पर आयद होती है, जिसने अपने आदमी को माए पर मुजरिमाना हमला करने पर उकसाया था। बहरहाल मैं इस सिलसिले में बात भी करूंगा और तुम लोगों को खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। अनाजक हैरत से हम सबकी सूरतें देख रही थी। उसके लिए तो ये इंकशाफी बड़ा सनसनीखेज साबित हुआ था कि उसकी छोटी बहन के हाथों कोई कत्ल हो चुका है। अनाजक के उसकी माँ को तो हमने तानमेना और उसके कत्ल के बारे में कुछ नहीं बताया था। वक्फे से गुफ्तगू का मौजू बदलता रहा। थालोब कह रहा था, मुझे ये तो पता चल गया था कि तुम लोग जनरल खोराट को भारी नुकसान पहुंचाने के बाद ट्रायंगल से बर्मा की तरफ निकल गए हो, लेकिन थाई के बारे में मुझे पता नहीं चला था कि इस पर क्या बीती है। और फिर उसके कई महीनों बाद तक तुम लोगों के बारे में कोई खबर नहीं मिली। बिलाखिर एक रोज मैंने महाराज से रब्ता किया तो मालूम हुआ कि तुम लोग शाओलिन टेम्पल पहुंच चुके हो, लेकिन थाई का कोई जिक्र नहीं हुआ था। मैं बहरहाल मुतमईन हो गया कि तुम लोग खैरियत से हो गए। खैरियत? जनरल खोराट और दारा के आदमियों ने तो आखिर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ा था। मैं चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर यक्सियान और मेगाटेराट के बारे में बताने लगा। आखिर में मैं कह रहा था, सुना है दारा आजकल फिर बैंकॉक में है। हाँ, सुना तो मैंने भी यही है, लेकिन उसे यहाँ आए ज्यादा अरसा नहीं हुआ। वो वैसे भी पसे मंजर में है। बहरहाल अब तुम लोग आ गए हो तो तलाश कर लेंगे उसे। 10 बजे के करीब लूमा ने खाना तैयार हो जाने की इत्तला दी। हम लोग नशिस्तगाह से उठकर डाइनिंग रूम में आ गए। बड़ी सी मेज लवाजमात से भरी हुई थी। लूमा ने खाना तैयार करने में बड़ी उजरत दिखाई थी। यूं तो तमाम खाने ही मजेदार थे, मगर थाई सूप की लज्जत अपनी जगह थी। खाने के बाद मैंने फोन पर बैंकॉक में महाराज का नंबर मिलाया। वहां से पता चला कि महाराज इस वक्त जिम्नेजियम में हैं और देर तक वहीं रहेंगे। मैंने फिर जिम्नेजियम का नंबर डायल किया। कॉल मास्टर हुचर ने रिसीव की। मेरी आवाज सुनते शायद वो उछल पड़ा था। हे वजदान, कहाँ गायब हो तुम? शाओलिन टेम्पल से तो तुम कई रोज पहले रवाना हो गए थे। यस मास्टर, हमारा ख्याल था कि हम चीन की सरहद से बर्मा में दाखिल होकर कंचनबोरी की तरफ से थाईलैंड आएंगे, मगर हम गलती से लाओस की सरहद में दाखिल हो गए। चंद रोज पहले मेकांग पार करके हम थाईलैंड में दाखिल हुए हैं और इस वक्त चांसाइन में सरदार थालोब के मेहमान हैं। ओह, मुझे तुम्हारे वापस आने की खुशी है। तुम लोग ठीक तो हो ना? जानकी और थाई कैसी हैं? हम सब ठीक है मास्टर। तुम कैसे हो? और महाराज? बिल्कुल ठीक। लो, महाराज से बात करो। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर महाराज की आवाज आई। हेलो वजदान, कैसे हो? मैं ठीक हूँ महाराज, आप कैसे हैं? फिर तकरीबन आधे घंटे तक महाराज से बातें होती रहीं। महाराज ने थाई, जानकी और सरदार थालोब से भी बात की। उन्होंने सरदार से कहा कि वो हमें जल्द बैंकॉक लेकर आ जाए। फोन बंद करने के बाद हम फिर बातों में मसरूफ हो गए। जानकी, थाई और अनाजक एक कमरे में जाकर सो गई। मैं और थालोब ड्राइंग रूम में ही बैठे रहे। हमारे पास करने को बहुत सी बातें थी। मैंने सुना है कि तुम्हें हुकूमत में किसी बड़े ओहदे की पेशकश भी की गई थी। मैंने थालोब की तरफ देखते हुए पूछा। हाँ, और ये पेशकश मेरी खिदमत से मुतासर होकर की गई थी, लेकिन जो कुछ मैंने किया था वो किसी मुआवजे या लालच के लिए नहीं किया था। वतन की खिदमत के लिए किसी ओहदे की ज़रूरत नहीं होती। मेरे लिए यही बहुत बड़ा इनाम था कि हुकूमत ने मेरी खिदमत का एतराफ़ किया और उस सरहद के हवाले से मेरे मशवरों को अहम समझकर उन पर अमल दरामद किया है, जिसके नतीजे में इस इलाके में जनरल खोराट के आदमी की मदाखलत कुछ कम हो गई है। उनके कई अड्डे तो हमने उसी ज़माने में ख़त्म कर दिए थे। अभी कुछ बाकी हैं जो नहायत खुफिया हैं, और मुझे यकीन है कि आहिस्ता आहिस्ता हम उन्हें भी ख़त्म कर लेंगे। ये मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है कि हुकूमत अब मुझसे मशवरा लेती है। बर्मा और लाओस की सरहद की तरफ बाज़ कबाइल अब भी पोस्त की काश्त करते हैं। मंशियात के बैनुल-अक़वामी स्मगलर भारी मुआवजे पर उनसे फसल खरीद लेते हैं, जिससे तैयार होने वाली मंशियात इंसानियत की तबाही का बायस बनती है। ये कबाइल भी पोस्त काश्त करने पर मजबूर हैं। उस पर एक तो मेहनत कम होती है और दूसरे मुआवजा ज़्यादा मिलता है, और फिर उनके पास इतने वसाइल नहीं कि इन ज़मीनों पर कुछ और काश्त कर सकें। मैंने हुकूमत को तजवीज़ पेश की थी कि इन इलाकों में लीची और स्ट्रॉबेरी काश्त हो सकती है, मगर काश्तकारों के पास इतने वसाइल भी नहीं और उन्हें इन फसलों का ज़्यादा मुआवजा भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हुकूमत उनकी माली मुआवनत करे तो सेहतमंद फसलें काश्त करके पोस्त की काश्त को बतदरीज कम किया जा सकता है। हुकूमत ने मेरी तजवीज़ मान ली है और गुज़िश्ता
4-5 महीनों से इस पर काम हो रहा है। इस सिलसिले में मुझे बार बार बैंकॉक भी जाना पड़ता है और उन कबायली इलाकों के दौरे भी करने पड़ते हैं। सरदार खामोश हो गया। मैं उसकी तरफ देखता रहा। फिर वो दोबारा बोला, हम इस बुराई को मुकम्मल तौर पर ख़त्म तो नहीं कर सकते, मगर इसे कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। मुझे थालोब की नीयत पर कोई शुबा नहीं था। उसने मेरे साथ मिलकर बहुत काम किया था, अपने कई आदमी मरवाए थे, अपनी जान खतरे में डाली थी, अपना घर तबाह करवा लिया था, मगर उसके पास इस्तक़लाल में कोई लग़्ज़िश नहीं आई थी। इसमें कोई शुबा नहीं कि उसके दिल में कोई लालच नहीं था। लालच होता तो वो इन सरगर्मियों में मेरा साथ ना देता, अपने इलाकों में पोस्ट काश करके ऐश करता, मगर उसके दिल में इंसानियत का दर्द था। तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें महाराज जैसा आदमी मिल गया मर्दान। अगर तुम गलत हाथों में चले जाते तो आज दूसरों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाते। लेकिन महाराज ने जिस तरह तुम्हारी तरबियत की है वो काबिल रश्क है। हाँ, ये वाकई मेरी खुशकिस्मती है। महाराज जैसे लोगों की मोहब्बत और शफकत भी किस्मत वालों को ही मिलती है। रात खत्म हो रही है, अब तुम भी सो जाओ। मैं सुबह मायसेन चला जाऊंगा, 3-4 घंटों में वापसी होगी। शाम से ज़रा पहले हम चियांग राय के लिए रवाना हो जाएंगे। उस वक्त तक तुम लोग यहाँ घूम फिर लेना, मैं जीप यहीं छोड़ जाऊंगा। थालोब ने मुझे वो कमरा दिखाया जहाँ मुझे रात का बाकी हिस्सा गुजारना था। उसका अपना बेडरूम ऊपरी मंजिल पर था। थालोब ऊपर चला गया। मेरे सामने वाले कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खुला हुआ था। बिस्तर पर लेटने के बाद मैं कुछ देर तक सो ना सका और थालोब के बारे में सोचता रहा। बिलाखिर मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं बेदार हुआ तो 11 बज रहे थे। बाहर लॉन से जानकी वगैरह की बातों की आवाज़ें आ रही थी। मैं उठकर जब बाहर निकला तो लूमा मेज पर नाश्ता लगा रहा था। हम नाश्ते के बाद नशिस्तगाह में बैठे कॉफ़ी पी रहे थे कि लूमा ने एक फूला हुआ वॉलेट मेरी तरफ बढ़ा दिया। ये क्या है? सरदार ने तुम्हारे लिए दिया था। तुम लोग शहर घूमने के लिए जाओगे ना, कोई चीज़ देखकर दिल मचल सकता है। ड्राइवर बाहर मौजूद है, जब जाना चाहो बता देना। ठीक है, हम बता देंगे। और ये वॉलेट मुझे दे दो, हमारा दिल मचल सकता है। लूमा ने मेरी तरफ देखा। मैंने उससे वॉलेट लेकर जानकी की तरफ उछाल दिया। तकरीबन 1 घंटे बाद हम बाहर जाने को तैयार थे। लॉन में एक आदमी बैठा था। लूमा ने बताया कि ये ड्राइवर है। हम ड्राइवर को साथ नहीं लेंगे, हमारा दिल चाहता है आज हम आज़ादी से घूमें, अपनी मर्जी से जहाँ चाहे जाएं। जानकी बोली, ठीक है मैडम। उस शख्स ने जवाब दिया और गाड़ियों की चाबी हमारी तरफ बढ़ा दी। टंकी पूरी भरी हुई है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। जानकी ने ड्राइविंग सीट संभाल ली। गेट से बाहर निकलने के थोड़ी ही देर बाद मैंने एक जीप को अपने ताक़ुब में महसूस किया। वो जीप बंगले के बाहर कुछ दूर सड़क के किनारे खड़ी थी, जो हमारी जीप के गेट से निकलते हमारे पीछे लग गई। उसमें ड्राइवर के अलावा 3 और आदमी भी थे और वो सब कबायली थे। उन्हें देखकर मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मुझे समझने में देर न लगी कि वो सरदार थालोब के आदमी थे। जानकी जीप को मुख्तलिफ सड़कों पर दौड़ाती रही। उसके साथ बैठी हुई अनाज़र रास्तों, सड़कों और इमारतों के बारे में बता रही थी। हम उस सड़क से भी गुजरे जहाँ एक गली के कॉर्नर पर रंगसंत का कॉटेज था। जानकी ने मेरे कहने पर बंगले के सामने सड़क पर जीप रोक ली और हम बंगले की तरफ देखने लगे। बंगले के बाहर दीवार के साथ साथ बेतहाशा झाड़ियाँ फैली हुई थी। अंदर दरख्तों की शाखें बहुत नीचे तक झुकी हुई थी। बहुत सी शाखें सूख चुकी थी। मेरे मुंह से बेख्तियार गहरा सांस निकल गया। हम उस पहाड़ी पर भी गए जहाँ फास्ट फूड के कई रेस्टोरेंट्स बने हुए थे और जहाँ से नशेब में बहुत दूर दरिया मैकांग के उस पार गोल्डन ट्रायंगल की सरहद शुरू होती थी। इस वक्त भी यहाँ बहुत से गैर मुल्की सयाह मौजूद थे। जंगले के करीब एक मेज पर बैठकर फ्राई फिश खाते हुए मुझे इसी रेस्टोरेंट की वेट्रेस मायसा याद आ गई, जिसने वांगडन के कहने पर हमारे लिए काम किया था और बिलाखिर मारी गई थी। तकरीबन 1 घंटा वहां रुकने के बाद हम वापसी के लिए रवाना हो गए। वो जीप अब भी हमारे पीछे थी। अनाज़क ये सब कुछ हैरत से देख रही थी। थालोब इस इलाके के सबसे बड़े कबीले का सरदार था। हमारे साथ उसके सलूक ने भी अनाज़क को बहुत मुतासर किया था। हम जब बंगले पर वापस पहुंचे तो 3 बज रहे थे। इसके तकरीबन आधे घंटे बाद सरदार थालोब भी आ गया। उसने बताया कि हम 5 बजे यहाँ से चियांग राय के लिए रवाना होंगे। उसने अनाज़क से भी पूछ लिया कि क्या वो भी हमारे साथ जाएगी। नहीं सरदार, मैं गाँव वापस जाऊँगी। मेरा ख्याल है मुझे अब इजाज़त लेनी हो। बाजार से कुछ चीज़ें भी खरीदना है। मैं 6 बजे वाली बस से चली जाऊँगी। बस से नहीं, मेरा ड्राइवर तुम्हें जीप पर छोड़कर आएगा। और ये, उसने नोटों की गड्डी निकालकर उसकी तरफ बढ़ाई। ये रख लो, बाजार में कुछ शॉपिंग कर लेना। और एक बात जहन में रखना, तुम लोगों को किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। मैंने मुतल्लिका हुक्काम से बात कर ली है।
तान मिना को थाईलैंड की सरहद में देखते ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अगर कोई तुम लोगों को परेशान करने की कोशिश करे तो फौरन मुझे इत्तला देना। ये मेरा कार्ड भी रख लो, इसमें मेरा यहाँ का और चियांग राय का नंबर भी मौजूद है। तुमने मेरे दोस्तों की मदद करके दरअसल मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है और मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नाज़क रकम लेते हुए कुछ झिझक रही थी। उसने थाई की तरफ देखा। थाई ने उसे इशारा किया तो उसने नोटों का बंडल ले लिया। सरदार थालोब ने ड्राइवर को बुलाकर हिदायत की कि वह दूसरी जीप पर नाज़क को ले जाए और बाजार में शॉपिंग के बाद उसे थाई सांग छोड़कर वापस आ जाए। नाज़क बड़ी गर्मजोशी से हम लोगों से मिलकर रुखसत हो गई। हम ठीक 5 बजे चियांग सांग के लिए रवाना हो गए। मुझे बोरीराम ने बताया था कि थालोब के पास दुश्मन अब भी इस इलाके में मौजूद है और जाहिर है वो जनरल खोराट के आदमी थे। उसका तस्करा तो खुद थालोब ने भी किया था, इसलिए थालोब कभी भी गैर मोहतात नहीं रहा था। थालोब ड्राइव कर रहा था और मैं उसके साथ वाली सीट पर था। जानकी और थाई पिछली सीट पर थी। दिन की रोशनी में हमें ये इलाका देखने का मौका मिल गया था। सड़क के दोनों तरफ दरख्तों से ढकी हुई पहाड़ियां थी। रास्ते में जगह जगह खतरनाक मोड़ थे। किसी गाड़ी के ड्राइवर की मामूली सी गफलत हमें मौत के मुंह में धकेल सकती थी। थालोब भी बहुत मोहतात ड्राइविंग कर रहा था। हम तकरीबन 2 घंटों के बाद चियांग राय के नवा में पहुंच गए। उसके मजीद आधे घंटे बाद हम सरदार थालोब की आलीशान कोठी में मौजूद थे। रंगोली उस बंगले में रिहाइश पजीर नहीं थी। वो अपने उसी छोटे से मकान में रह रही थी जहां चंद रोज हम भी रहे थे। थालोब ने बताया कि चियांग सांग से वापस आने के बाद से वो उसी मकान में थी। वो आजकल गोल्डन ट्रायंगल होटल में प्रोग्राम कर रही है। उस होटल में बहुत कम रकासाओं को अपने फन के मुजाहरे का मौका मिलता है। रंगोली ने अपने फन में वाकई कमाल हासिल किया है। होटल की इंतजामिया ने उसे खुद मुआहदे से पेशकश की थी। हफ्ते में सिर्फ 2 प्रोग्राम और इन 2 प्रोग्रामों में उसे लाखों की आमदनी होती है। ये उसके मुआहदे का आखिरी महीना है। शायद 2 हफ्ते और रह गए हैं। इंतजामिया उससे मजीद 3 महीने का मुआहदा करना चाहती है, मगर रंगोली ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया। आज रात उसका प्रोग्राम है। मैं तुम लोगों को अचानक सामने लाकर उसे सरप्राइज देना चाहता हूँ, इसलिए मैंने तुम लोगों के बारे में उसे अभी तक कोई इत्तला नहीं दी। पहले तो शायद वो 26 क्लब में थी ना? हाँ शायद। थालोब ने मुख्तसर जवाब दिया और मुलाजिम को रात के खाने के बारे में हिदायत देने लगा। फिर रात के खाने के बाद हम 11 बजे के करीब बंगले से निकले। रंगोली का प्रोग्राम 11:30 बजे शुरू होता था। स्टेज के करीब सरदार थालोब की मेज अगरचे हमेशा रिजर्व रहती थी, लेकिन उसी रात चियांग राय पहुंचते ही उसने फोन करके एक और मेज मखसूस करवा ली थी। ये मेज स्टेज से बहुत हटकर थी। मैं समझ गया कि थालोब ने ये मेज क्यों रिजर्व करवाई थी, ताकि रक्स के दौरान रंगोली हमें ना देख सके। रंगोली वाकई अपने फन में यकता थी। उसके रक्स के दौरान लोग सांस लेना तक भूल जाते थे। एक बात मैंने खास तौर पर नोट की थी। रक्स के दौरान में उसकी नजरें बार बार स्टेज के करीब उस मेज की तरफ उठ रही थी जो खाली थी और जो सरदार थालोब के लिए मखसूस थी। रक्स के इख्तिताम पर रंगोली ने एक बार फिर खाली मेज की तरफ देखा। उसके चेहरे पर उदासी साफ नजर आ रही थी। वो जैसे स्टेज के पीछे गायब हुई, थालोब ने इशारा किया और हम स्टेज के पहलू से निकलकर दरवाजे की तरफ आ गए जहां ड्रेसिंग रूम थे। रंगोली वाले ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर उसके नाम की प्लेट लगी थी। थालोब ने दरवाजे पर हल्के से नॉक किया और पीछे हट गया। रंगोली ने दरवाजा खोला और हमें देखकर मारे खुशी की चीख उठी। हम 15-20 मिनट तक रंगोली के साथ ड्रेसिंग रूम में रहे और फिर हॉल में आ गए। हम 2 बजे तक होटल में रहे। थालोब ने रंगोली को भी अपने बंगले पर चलने की पेशकश की, लेकिन वो हमें अपने मकान पर ले जाना चाहती थी। थालोब हम सबको अपनी गाड़ी पर रंगोली के मकान पर छोड़कर चला गया। रंगोली के मकान को अंदर से देखकर मुझे वाकई बड़ी हैरत हुई। थालोब ने उसकी आमदनी लाखों में बताई थी और मेरा ख्याल था कि उसने घर में कीमती साजो सामान जमा कर रखा होगा, लेकिन घर की हालत बिल्कुल वैसी थी जो 1 साल पहले थी। थालोब ने तो बताया था कि तुम लाखों कमा रही हो, पर तुम्हारे घर की ये हालत। और फिर हमारे लिए ये इंकशाफ बड़ा दिलचस्प साबित हुआ कि वो अपनी आमदनी का 90% हिस्सा एनवायरमेंट फ्रेंडली नामी एक तंजीम के अतिये में दे रही थी। ये तंजीम दही तरक्याती प्रोग्राम के अलावा और भी कई रफाही प्रोजेक्ट चला रही थी, जिसका एक प्रोजेक्ट मंशियात के आदी अफराद की बहाली भी था। इस प्रोजेक्ट में कई ऐसे इदारे काम कर रहे थे जहां मंशियात के आदी अफराद का इलाज करके उन्हें मुआशरे में बाइज़्ज़त मकाम हासिल करने में मदद दी जाती थी। रंगोली के बारे में ये जानकर मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। उसने 1 साल पहले मारधाड़ में भी हमारा साथ दिया था। एनवायरमेंट फ्रेंडली नाम का ये इदारा चंद महीने पहले ही कायम हुआ था और उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला था। यूं तो तीनों कमरों में बेड बिछे थे, लेकिन सोने का होश किसे था। हम सब रंगोली ही के कमरे में बैठे थे। रंगोली इस 1 साल के अरसे में हम पर बीती हुई हर बात कुरेद कुरेद कर पूछ रही थी।
اس وقت 3:45 بجنے والے تھے۔ رنگولی چائے بنانے کے لیے کچن میں گئی۔ اس کی واپسی تقریباً 20 منٹ بعد ہوئی۔ میں جانکی اور تھائی کے ساتھ پلنگ پر آلتی پالتی مارے بیٹھا تھا۔ رنگولی نے دروازے میں قدم رکھا تو اس نے دونوں ہاتھوں میں ٹرے اٹھا رکھی تھی جس میں 4 کپ تھے۔ اس نے دوسرا قدم اٹھایا ہی تھا کہ ایک زوردار دھماکہ ہوا۔ رنگولی اچھل کر گری۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخ نکل گئی۔ تھائی بھی چیختی ہوئی اچھل کر پلنگ سے گر گئی۔ میں بھی اچھل کر جانکی کو ساتھ لیتا ہوا دوسری طرف آ گرا۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ سمجھ سکتا، ایک اور کان پھاڑ دینے والا دھماکہ ہوا اور پھر گویا ہم پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ یہاں پر پارٹ 23 کا اختتام ہوتا ہے۔ آگے کہانی سننے کے لیے پارٹ 24 سماعت فرمائیں۔